हेलो। हाँ देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ध्यान दीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग इसमें मेनली है इंट्रोपी के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ इंट्रोपी का मेजरमेंट के बारे में बताता है। और सेकेंड लॉ का बहुत सारा स्टेटमेंट है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत सारा स्टेटमेंट है। सब एक ही चीज बताता है, घुमा फिरा के, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है इंट्रोपी के बारे में मेजरमेंट बताता है। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोपी बता देते हैं, या पहले लॉ बताते हैं फिर इंट्रोपी का मेजरमेंट कर लेंगे। लॉ क्या है? सेकेंड लॉ, entropy of an isolated system or universe keeps on increasing। यूनिवर्स या कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, हर प्रोसेस में बढ़ता है। यूनिवर्स का डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना रैंडमनेस बढ़ता जा रहा है। मतलब आप चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सिस्टम लिखें, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का इंट्रोपी जो है क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब इंट्रोपी कैसे मेजरमेंट करते हैं इसके बाद बताते हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट उसी चीज का, सेकेंड लॉ का बहुत स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट सेकेंड लॉ का हीट इंजन के लिए, कोई भी हीट इंजन जो साइकिल पे वर्क करता है। तो बताओ, हीट इंजन हम लोग देखे थे या कोई साइक्लिक प्रोसेस में क्या देखे थे? कुछ हीट एब्जॉर्ब करता था, कुछ रिलीज करता था और वर्क होता था सराउंडिंग पे। तो ये बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई हीट इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो 100% इफिशिएंट हो, मतलब बगैर रिजेक्शन के सारा हीट को वर्क में बदल दे। ठीक है, तो इस चीज को जब लिखेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। मतलब नो हीट इंजन इज पॉसिबल, ठीक है, टू कन्वर्ट all absorbed heat into work without rejecting any heat। ध्यान दो, बगैर हीट को रिजेक्ट किए कोई ऐसा इंजन नहीं बन सकता, रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ये बता रहा है क्यू आर अगर जीरो कर दो रिजेक्शन को, तो इफिशियंसी का वैल्यू होता है 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू ए होता है इंटू 100, यानी इफिशियंसी हो जाएगा 100%, जो कि पॉसिबल नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब अगर हम पूरा को साइकिल से दिखाएं, ये है हीट इंजन, ये कुछ हीट लेता है, Q1 हीट लिया हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से कोई हीट लिया, ठीक है, और ये लो टेम्परेचर वाले सोर्स को हीट दिया। Q2, और इसका वर्क हो गया, ये हो गया एब्जॉर्ब, ये हुआ रिलीज, और वर्क होता है एब्जॉर्ब माइनस रिलीज, दैट इज Q1 माइनस। ये करना ही पड़ेगा, ये साइकिल में रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहां से आप जानते हो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय Q1 या Q1 माइनस Q2 बाय Q1 या 1 माइनस Q2 बाय Q1 या 1 माइनस QR बाय QA, यही होता है इफिशियंसी। ठीक है, उसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका है, ठीक है,
इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका है, among all heat engines, Carnot engine has maximum efficiency. जितना हीट इंजन पॉसिबल है उसमें कार्नोट इंजन के पास सबसे अधिक इफिशिएंसी होता है। ठीक है, इसको कार्नोट थ्योरम भी बोलते हैं। सब सेकंड लॉ है। ओके, और अगर ऐसा हुआ कार्नोट इंजन, फॉर कार्नोट इंजन, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कार्नोट इंजन के बारे में, आइडिया हम बताए थे। कार्नोट साइकिल, कार्नोट में क्या होता है, कोई बता सकता है कार्नोट साइकिल कैसा साइकिल होता है? कार्नोट साइकिल टेस्ला कंपनी बनाती है, अच्छा माइलेज देता है। ठीक है, रणवीर सिंह एड में आएगा उसका। और बताओ कुछ, क्या है कार्नोट साइकिल? दो एडियाबेटिक और दो आइसोथर्मल मिला के जो साइकिल बनता है उसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कार्नोट में क्या है, हम लोग ये डेराइव कर चुके हैं, Q2/Q1 जो होगा, Q2/Q1 वो होगा T2/T1। T2 इज लो टेम्परेचर जिसपे हीट को रिजेक्ट किया गया है, इसका टेम्परेचर T2, और T1 इज हाई टेम्परेचर जहां से हीट लिया गया है। जहां से हीट लिया गया उसका टेम्परेचर T1 है, जो उसको हीट दिया गया उसका टेम्परेचर T2 है। इसको बोलते हैं सोर्स, इसको सिंक भी बोलते हैं और इसको सोर्स भी बोलते हैं। यानी Q2 माइनस Q2/Q1 क्या होगा, T2/T1, इसका टेम्परेचर बाय इसका टेम्परेचर। यानी इफिशियंसी कार्नोट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस T2/T, और दिस इज मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया, 3 स्टेटमेंट हो गया, 2 और स्टेटमेंट है, 2 और स्टेटमेंट है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट क्या है, ये हीट इंजन पे 2 स्टेटमेंट है और हीट पंप पे दो स्टेटमेंट है। अब हीट पंप क्या होता है, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर। हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर है उसको हीट पंप भी बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। वो भी एक, उसमें क्या होता है, साइकिल उल्टा होता है। जो हीट इंजन में जो साइकिल है उसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा हीट पंप। मतलब अगर उसको रिप्रेजेंट करें एक डायग्राम से, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, ये क्या करता है, कोल्ड बॉडी से हीट लेता है। कोल्ड बॉडी से Q2 हीट लिया। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, अंदर में जो चीज ठंडा है उसको और ठंडा करता है। उससे हीट लिया, इस पे बाहर से कुछ वर्क हुआ, सराउंडिंग एरो देख लो, इसका उल्टा है, ये हीट लिया, ये हीट लिया, तो अब ये क्या कर दिया, Q1 हीट कहां पे दिया, हॉट बॉडी को, मतलब सराउंडिंग को वो हीट रिजेक्ट किया, एंड दिस इज रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर इसलिए क्या करता है, ठंडा चीज से हीट निकालता है, उसको बाहर फेंकता है, और इस पर सराउंडिंग कौन वर्क किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कर रहे हैं। बगैर इलेक्ट्रिक सप्लाई के तो काम नहीं करेगा, सप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ये मान लो सराउंडिंग का वर्क, ये है रेफ्रिजरेटर। तो रिवर्स हो गया, उसका एरो देख लो, मतलब रेफ्रिजरेटर हैज रिवर्स साइकिल। उसका रिवर्स साइकिल होता है।
मतलब बताओ ना, ये जो है हम लोग पीवी डायग्राम अगर बनाए, मान लो कार्नोट की ही बात करें, तो ऐसा ऐसा जो था, ये था हीट इंजन, और इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दिए पीवी को ही, साइकिल को, तो ये हो गया क्या, रेफ्रिजरेटर। ये हुआ हीट इंजन। साइक्लिक हो तो हीट इंजन, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो, ठीक है, क्लॉकवाइज हो तो हीट इंजन। ठीक है, अब आइए हीट इंजन, ये कार्नोट, कार्नोट को ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये कार्नोट है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर बोल सकते हो, कार्नोट हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या करता है देखो, इसमें क्या होता है, यहां से हीट लिया, देखो ऊपर के प्रोसेस में हीट लिया, इसमें हीट रिजेक्ट करता था, ठीक है, यहां पे इसमें हीट लिया और यहां रिजेक्ट करता था, उल्टा है, ठीक है। यहां का टेम्परेचर T1, इस आइसोथर्मल का यहां T2, तो Q1/Q2 था, T1/T2। यहां भी इसका टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2, तो यहां पे भी Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1 फॉर कार्नोट पंप। तो रेफ्रिजरेटर का कहानी उल्टा है, उल्टा साइकिल पे काम करता है, ठीक है ना। साइकिल को उल्टा कर दो, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस देख रहे हो, वो इंजन है, उसको उल्टा कर दो तो बन जाएगा पंप, ठीक है। तो यहां पे बताओ, यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, देखो यहां पे अगर एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से लिया जाए, फर्स्ट लॉ लगाते हैं अगर, तो होगा Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, या W बार कर दो ना सराउंडिंग का, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी मिलकर ये एनर्जी, क्योंकि इसको अपने पास कुछ रखना नहीं है साइक्लिक प्रोसेस में। यहां क्या था, ये एनर्जी इक्वल टू ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, ठीक है। तो हीट पंप का वो कहानी है, क्लियर है। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं के, उसको बोलते हैं कोइफिस, जैसे वहां इफिशियंसी लिखते हैं, यहां इफिशियंसी लिखते हैं, ठीक है, यहां लिखते हैं कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कई जगह बीटा भी लिखता है सिंबल, हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिख रहे हैं, वो होता है Q2/W बार, Q2/W बार, कितना हीट निकाला है ठंडा बॉडी से और कितना उस पर सराउंडिंग का वर्क हुआ, उसका रेशियो, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हीट रेफ्रिजरेटर है। बोलते हैं ना 5 स्टार रेफ्रिजरेटर, क्या होता है उसमें बहुत कम पावर सप्लाई लेता है, वर्क बहुत कम है, जिसका वर्क बहुत कम होगा के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या Q2 ज्यादा होगा, जो ज्यादा हीट खींचेगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तब जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताता है, अभी तक तुम रेफ्रिजरेटर के बारे में बता रहे थे यहां से यहां तक, अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये देख लो, ठीक है, इसको अलग करो, ठीक है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, नो रेफ्रिजरेटर इज पॉसिबल, जैसे नो इंजन इज पॉसिबल था, नो रेफ्रिजरेटर इज पॉसिबल whose work is, who can draw heat from cold body and give it to hot body, to hot body without एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क बगैर किए हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां से हीट निकाल के उसको देना, बाहर से कुछ वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। मतलब W0 पॉसिबल नहीं है, W0 पॉसिबल, W बार 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
और इसी को दूसरा तरीका ये वाला, among all refrigerator Carnot has maximum coefficient of performance. Refrigerator Carnot has maximum performance coefficient of performance. ठीक है, और यहां पे Q2 by Q1 हो गया कितना, T2 by T1. इसको आप ऐसे लिख सकते हो K इक्वल टू Q2 by W बार. W बार का वैल्यू क्या हो गया, Q1 माइनस Q2. यहां से हो गया, अगर इसको डिवाइड करें 1 माइनस Q1 by Q2 माइनस 1, 1 by T1 by T2 माइनस 1. इसको लिख सकते हो K इक्वल टू T2 by T1 माइनस T2. ठीक है, ऐसा लिखते हैं. अगर T1 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे 1 माइनस T2 बाई T1, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस इफिशियंसी बाय इफिशियंसी. ये भी रिलेशन होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है. कार्नोट इंजन का इफिशियंसी अगर ईटा है और कार्नोट रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस के है, तो दोनों में ये रिलेशन के इक्वल टू 1 माइनस ईटा बाय ईटा. एक बार आया हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, कम चांस है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स में ये सब टॉपिक से बहुत कम चांस है पूछने का. ठीक है,